हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो संबंध है उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, विधायिका, आर्थिक और प्रशासनिक, तीनों संबंधों के बारे में जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो समझने की चीज़ होती है किसी भी चैप्टर में, वो होती है उसकी प्रस्तावना यानी कि उसकी इंट्रोडक्शन। तो शक्तियों से अभिप्राय है केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उससे, है ना, जो उसको संविधान देता है दोनों को। पृथक्करण से अभिप्राय है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। क्या कार्यपालिका मतलब पता होगा आपको, न्यायपालिका का भी और विधानपालिका का भी। इसके अलावा हम आगे चलेंगे। भारतीय संघ का निर्माण और ऐतिहासिक कारक। 1946 में नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक संकल्पना जिसमें संघ सरकार की स्थापना हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता केंद्र को मजबूत बनाने की थी। नागपा ने 5 नवंबर 1948 में संविधान सभा में केंद्र को मजबूत करने की बात की थी कि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी रीज़न से, जिसका इसके पीछे कारण था सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जो भारत था आज़ाद हुआ था, लोगों को खुशी तो थी पर उससे ज़्यादा चीज़ें थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो वहाँ से भाग के आए थे यहाँ पे रहने के लिए, जो हिंदू लोग थे। ठीक है, और जो मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान में गए थे, तो उसकी वजह से जो दंगे हुए थे वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। और जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, जिसके लिए केंद्र को मजबूत बनाने की बात की गई थी, क्योंकि केंद्र मजबूत होगा तभी जो है शासन चल पाएगा, कानून होगा। ठीक है, हमारे देश में संविधान सभा ने भी यह महसूस किया कि अगर हम केंद्र को छोड़ देंगे तो हमारे देश में एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता को खतरा हो सकता है। भारतीय संविधान में संघ का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। ठीक है, संविधान के अंदर जो भी लिखी हुई है ना चीज़ें, उसमें कहीं भी संघ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा अगला टॉपिक आता है हमारा केंद्र और राज्य के बीच में विधायिक संबंध। तो पहला टॉपिक तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी PYQs भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। सबसे पहले तो संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, स्टेट जो गवर्नमेंट के अंदर जो कानून बनाने की एक तरीके से संविधान में दिया हुआ है कि जो केंद्र है वो 100 विषयों में अपना जो है संविधान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विदेशी मामले हैं उसमें संचार, नागरिक उद्यम, रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक, बैंक, मुद्रा, बीमा, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सभी संघ सूची के अंदर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद आता सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ 61 विषय हैं, जो कि पहले अभी 61 विषय हैं, पहले इसमें 66 विषय थे, है ना। और इसके अंदर क्या विषय हैं, कानून बनाना, व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, भू राजस्व, स्थानीय सरकार, जन स्वास्थ्य, शराब, भूमि और सार्वजनिक सेवाएं, मत्स्य पालन, ये सारी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है कि ये इसके अंदर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के अंदर क्या आता है, समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं। इसके अंदर पहले 47 विषय थे, ठीक है, जो कि बढ़ के 52 हो गए हैं, क्योंकि जो 5 विषय इसमें से हमने काटे थे ना, 61 जो विषय हैं इसमें पहले 66 थे, जो 5 विषय इसमें से निकल के समवर्ती सूची के अंदर रख दिए गए हैं। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा, वन विभाग, बिजली, नाम तोला, उत्तराधिकार, ठीक है, श्रमिक क्या बोलते हैं, संघ, ये सारे जो भी कानून होते हैं ना, इसके ऊपर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं दोनों कानून बना सकती है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। हाँ, केंद्र का नियंत्रण आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि केंद्र के पास राज्य से बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं।
आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में संबद्ध विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 249 में संसद 2/3 वोट प्राप्त कर राज्य सूची में कानून बना सकती है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, इसको आप खुद भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अनुच्छेद 250 में दिया हुआ है कि संसद राष्ट्र आपात के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 में दिया हुआ है कि संसद अधिनियम पारित कर राज्य के लिए उपयोगी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में अंतर्राष्ट्रीय मामले संबंध बनाने का अधिकार है। और 356 में अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है कि संसद राष्ट्रीय शासन के दौरान राज्य की सूची में कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल अपनी सहमति व्यक्त कर सकती है किसी भी विषय पर मतलब। केंद्र, और अगला टॉपिक आता है हमारा केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना। राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपनी अधिकार क्षेत्र में कर सकता है, यानी कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट होगी ना, तो वो अपना जो तरीके से उसका जो क्षेत्र है, यानी कि दिल्ली के अंदर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, उससे बाहर वो कुछ भी नहीं है। केंद्र की शक्तियाँ आपातकाल है, यानी कि उसकी शक्तियाँ दिल्ली से बाहर है, यानी कि पूरे हमारे भारत देश में उसका डंका बोलता है, एक तरीके से पावर है जो पूरी केंद्र के पास है हमारे यहाँ पे। राज्यों को केंद्र का निर्देशक मिलते रहना चाहिए ताकि संसद द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था का राज्य पालन करे, है ना। ऊपर जैसे कि हमारी फैमिली में नहीं होता, हमारी फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं, हमारे पापा होते हैं या दादा होते हैं ना। अगर दादा नहीं हुए तो पापा तो होते ही हैं, सॉरी अगर सबके नहीं होते तो ठीक है, हमारी फैमिली में कोई ना कोई तो बड़ा होता ही है, तो उसके पास सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, उसके बाद फिर शक्तियाँ डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि मेरे फादर हैं, मैं उनका लड़का हूँ और उनके लड़के और भी होंगे। ठीक है, तो उनकी शक्तियाँ जो है डिवाइडेड हैं, लेकिन उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक वो नहीं बोलेंगे हम वो काम नहीं कर पाएंगे। आपातकाल की स्थिति अनुसार 356 एक और 352 का प्रयोग राष्ट्रपति शासन लगाना, ठीक है, युद्ध की स्थिति को कम करने के लिए कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यों के अधिकारों को विशिष्ट कार्य सौंप सकते हैं जो अनुच्छेद 258 में दिया गया है। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है, आप ये खुद भी पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे आता है केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र और राज्य को सहायता दे सकता है। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल तौर पे हेल्प कर सकती है। अनुच्छेद 280 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह केंद्र राज्यों के बीच करों के लिए कानून बना सकता है। केंद्र सरकार ने 2014 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है जी, केंद्र ने जीएसटी, जिससे राज्य केंद्र को फ़ायदा होता है। राज्य के पास बिक्री पर कर लगाने का अधिकार होता है, केंद्र के पास कर लगाने की शक्तियाँ होती है। उस कर को प्राप्त कर केवल राज्य के हाथों में होती है। ठीक है, उस कर को प्राप्त करने की शक्ति होती है वो केवल राज्य के हाथ में होती है, है ना। यही है इसके अंदर जीएसटी परिषद की संरचना, यानी कि ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और इसकी संरचना के बारे में पूछा हुआ है, तो आप देख लेना, इसको भी पढ़ सकते हो आप कि अनुच्छेद 279 के ए वाले जो भाग है उसमें राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने का अधिकार होता है। 2016 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, जो 101वां संविधान संशोधन के बाद इसको लाया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।